नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी लोग आ जाइए जल्दी से लाइव, और सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। और जैसा कि मैंने आप सबको कल इन्फॉर्मेशन दिया था कि आज जो संडे स्पेशल हमारी क्लास चलेगी उसमें आप सब देखिए यहाँ पर संडे स्पेशल लिखा भी हुआ है, और मैंने यहाँ पर जानबूझ के लिखा है क्योंकि आज जो संडे स्पेशल होता है कुछ अलग ही मैं लेकर आता हूँ। और उसमें आज का जो टारगेट है, जो आपका वीडियो का एग्जाम है और यूपीएसआई का और पुलिस का, ठीक है, तो इस लेवल को हम लोग टच करते हुए चलेंगे। और इसी के आधार पर आज की जो रीजनिंग होगी मिक्स प्रैक्टिस की होगी, और मिक्स प्रैक्टिस में यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे आज मिक्स प्रैक्टिस में वीडियो की यूपीएसआई के लेवल के प्रश्नों की। और उसमें से आपका जो है ये आप आज की क्लास मात्र सिर्फ 1 घंटे की होगी, और क्योंकि इससे पहले जो क्लासेस संडे की होती थी 2 आवर्स की क्लास होती थी, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम होती थी बहुत से बच्चों को 2 घंटे पढ़ने में, तो इसलिए 1 घंटे की क्लास कर दी गई है और 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए जल्दी सभी लोग तैयार हो जाओ। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाओ भैया, और आज इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे रीजनिंग की क्लास मिक्स प्रैक्टिस सेट जो है उसी को लेकर क्या करेंगे हम लोग सब आगे बढ़ने वाले हैं तो संडे स्पेशल में। तो आइए चलते हैं, इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे अवर कोर्सेज की जो स्टडी 91 के द्वारा आप सबको कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उसमें पेट 2022 का जो बैच स्टार्ट है मात्र 1499 में, सुपर टेट का बैच जो स्टार्ट है 5.0 ये मात्र 1799 में, हिंदी की इंडिविजुअल क्लास जो स्टार्ट है ये मात्र 1499 में, और इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो बैच स्टार्ट है 1599 में स्टार्ट है। आइए चलते हैं दूसरी बात यहाँ पर देखिए कि कॉम्बो ऑफर के साथ जो आपकी यूपी SSSC पेट की जो 2 बुकें आपके हैं, तो संपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आप सबके सामने है। तो संपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को भी साथ में लेकर आया गया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इन बुकों को जो है मेहनत करके बनाया गया है। तो यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर करके और आप बेहतर कर सकते हैं। यूपी SSSC पेट का जो महाबचत ऑफर आप सबके लिए शुरू किया गया है उसमें डिस्काउंट यूज कूपन की व्यवस्था है, और 500 आपको मिलेगा अगर आप जो यूपी SSSC पेट के ज्वाइन में जाते हैं, तो वहाँ 500 रुपये का आपको जो डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चनों की शुरुआत हो चुकी है। अब आप सबको क्वेश्चनों को पढ़ना है और इनके आंसर्स देना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर पहला, कह रहा है कि यदि TUR टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, दूसरा लेटर 9वें लेटर के साथ बदलता है और इत्यादि, तब नवनिर्मित शब्द में B के बाद कौन सा लेटर आएगा? तो बताइए, तो B के बाद कौन सा लेटर, यदि शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, दूसरा लेटर 9वें लेटर के साथ बदलता है और इत्यादि। और इत्यादि का मतलब ये हुआ कि आगे भी हो सकता है कि आपको कन्वर्जन करना पड़ जाए। तो B के ठीक बाद का अक्षर क्या होगा? तो आपको बताना है कि B के ठीक बाद का अक्षर बताना है क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ, तो यहाँ से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है TURBULENCE, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इनका देखो 1 2 3 4 ये B है, 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। प्रश्न ने कहा है कि पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ, तो पहला और अंतिम बदलेगा, तो यहाँ पर E आ जाएगा और यहाँ पर कौन चला जाएगा? T चला जाएगा, ठीक है, T चला जाएगा। आगे बोला है कि दूसरा और तीसरा, क्या बोला है कि पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ, दूसरा 9वें लेटर के साथ, तो दूसरा 9वें के साथ जाएगा, तो यहाँ पर C आएगा और यहाँ पर U जाएगा। फिर उसने बोला है कि इत्यादि, उसने क्या बोला है? इत्यादि का मतलब आगे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो R चला जाएगा N की जगह पर, N आ जाएगा R की जगह पर, तो यहाँ पर R आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर E आ जाएगा और यहाँ पर कौन चला जाएगा? B चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर L और यहाँ पर क्या आएगा? U। प्रश्न ने पूछा है तो नवनिर्मित शब्द में B के बाद कौन सा लेटर है? तो B के बाद कौन सा लेटर है? R, और R कहाँ है? ऑप्शन नंबर C में। अगर आप सब ने पहले का आंसर RC दिया है तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर पहले का क्या होगा? C हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप सबका कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सबसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि यदि ये बोल रहा है कि विक्ट्री प्लान शब्द में
सभी व्यंजन को पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, फिर सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाईं ओर दूसरा होगा? कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाईं ओर दूसरा होगा? तो चलो पहले व्यवस्थित करो, और व्यवस्थित करने के बाद ही इस प्रश्न का आंसर आप सब दे पाओगे। तो पहले व्यवस्थित करो, इसको बिग ट्री प्लान को व्यवस्थित करो। और व्यवस्थित करने के लिए सभी व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में, पहले व्यंजनों को व्यवस्थित करना है। तो ये एक व्यंजन है, ठीक है, सी व्यंजन है, टी व्यंजन है, आर व्यंजन है, वाई व्यंजन है, पी व्यंजन है, एल व्यंजन है और एन भी व्यंजन है, ठीक है। अब इनमें आपको देखना है तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले कौन आएगा? सी आएगा। अगर व्यंजनों की बात करें तो सबसे पहले सी आएगा। सी से बड़ा क्या है? यहाँ पर सी से बड़ा वी, टी, आर, वाई, पी, एल और एन, तो एल आएगा। और एल से बड़ा क्या है? एन आएगा। तो सी हो गया, और इसके बाद एल हो गया और एन हो गया। एन से बड़ा क्या है? यहाँ पर पी, यू, आर, वी, टी। तो एन से बड़ा जो आएगा पी आएगा, और पी से बड़ा क्या आएगा? पी से बड़ा क्या है? आर है, तो यहाँ आर को लिख लेंगे। और आर से बड़ा क्या है? टी, और टी से बड़ा क्या है? टी से बड़ा क्या है? वी। तो सभी व्यंजनों को सी, एल, एन, पी, आर, टी, वी हमने लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, क्या छूटा भैया? वाई। क्या छूटा? वी के बाद क्या आएगा? वाई आएगा। वी के बाद क्या आएगा? वाई आएगा। सभी को लिख लिया। अब स्वरों की बात करते हैं, तो स्वरों में ए है, ओ है और आई है। तो पहले ए आएगा, और फिर आई आएगा, और फिर ओ आएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने क्लियर कर लिया। मैंने काउंट क्यों किया? काउंट इसलिए किया कि कहीं कोई अक्षर हमने छोड़ तो नहीं दिया कि सारा का सारा आंसर गलत हो जाए। अपनी संतुष्टि के लिए आपको भी ये काम करना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्न क्या बोल रहा है? तो कह रहा है कि सभी व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में, तो पहले व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया, फिर सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित किया। तो फिर कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाईं ओर दूसरा होगा? लेफ्ट और राइट जुड़ेगा, 4 और 2 6, तो बाएं से छठवां अक्षर पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 क्या मिला? टी। और टी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में, तो दूसरे का टी आएगा। और जिन बच्चों ने दूसरे का टी आंसर दिया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे का क्या आएगा? टी आ जाएगा, ठीक है। दूसरे का क्या आएगा? टी आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या आएगा? जल्दी से सभी लोग बताओ। करा निम्नलिखित में से एक शब्द के साथ 4 और शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द के साथ ये 4 शब्द और दिए गए हैं। दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग से उनमें से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है? आपको बताना है कि इन शब्दों के प्रयोग द्वारा किस शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है? रिपिएंट का, टाइपियर का, डिक्शनरी का या टिपिकल का? किस शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं? परपेंडिकुलरिटी लिखा हुआ है, तो परपेंडिकुलरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर ABCD में से किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? रिपिएंट का, टाइपियर का, डिक्शनरी का या टिपिकल का? तो यहाँ पर आप सब देखे होंगे कि हम किसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ABCD में से आप सबको बताना है कि किसका निर्माण नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी का। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि परपेंडिकुलरिटी में कहीं भी ओ का उच्चारण नहीं हुआ है, और यहाँ पर डिक्शनरी में क्या आ गया है? ओ आ गया है। उत्तर देने के लिए कोई एक ही अक्षर पर्याप्त है। इसके बाद आपको वहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर उत्तर मिल जा रहा है तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि समय आपका वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमती होने वाला होता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछना चाह रहा है? निम्नलिखित में से एक शब्द के साथ 4 और शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्द के वर्णों के प्रयोग से उनमें से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है? यहाँ भी पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। इससे पहले भी जो प्रश्न हमने किया था उसमें यही था कि नहीं बनाया जा सकता है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा।
लिखा है कि नेट्रुलाइजेशन में सिक्का नेट्रुलाइजेशन के अक्षरों का प्रयोग करके किस शब्द का निर्माण नहीं कर सकते? टर्न का नहीं कर सकते, नेशन का नहीं कर सकते, नेचुरल का नहीं कर सकते, या रूरल का नहीं कर सकते। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं। तो जितने बच्चे हैं सभी लोग अपना आंसर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसके साथ साथ क्वेश्चनों की संख्या को लास्ट में टोटल आपको बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। और ये सारे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैं पहले से बता दूं कि सारे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए अगर एक प्रश्न करते हो तो इसका मतलब उस एग्जाम का वो प्रश्न आप करने के लायक थे, इसलिए यहाँ पर आप सब कर पाए। तो ए बी सी डी में से बताइएगा क्या सही होगा। बोलिएगा। टर्न, नेशन, नेचुरल और रूरल में से क्या सही हो जाएगा? टर्न, नेशन, नेचुरल, रूरल में से क्या सही हो जाएगा? तो इसमें से किस शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर डी रूरल। क्यों? क्योंकि आर यहाँ पर 2 बार आ गया है, जबकि नेचुरल में आर का प्रयोग सिर्फ एक ही बार है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने डी ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पर आर कितनी बार आ गया? 2 बार, क्योंकि यहाँ पर आर सिर्फ एक ही बार है। ठीक है, आइए चलते अगले प्रश्न में। शब्दकोश में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? बताइए, एक छोटा सा प्रश्न है आप सबके सामने, बताना है कि इस शब्दकोश में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। जल्दी जल्दी बताइएगा कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। बोलो भैया, शब्दकोश में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन हैं, और उन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। बोलो दोस्तों, तो ध्यान से देखो, तीसरे स्थान पर बताना है। आप लोगों का अब तक हो चुका होगा। तो PARAL, 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 तो PARAL, ठीक है ना, तो सब में कॉमन है। PARAL सब में क्या है? कॉमन है। तो यहाँ से Y भी कॉमन है, देखो Y भी कॉमन है, Y भी कॉमन है, Y भी कॉमन है। PARAL, तो यहाँ पर LL आ गया, तो इसका मतलब पहले नंबर पर तो ये हो जाएगा, पहले नंबर पर ये। अब इसमें Y कॉमन है। अब इसमें देखते हैं तो SST, तो आपको ये ध्यान देना है कि ST में पहले कौन आता है? S, तो भैया A वाला और C वाला दूसरे तीसरे में जाएगा। इसका अगला लेटर I है, इसका अगला लेटर क्या है? E है, तो C दूसरे पर जाएगा और A तीसरे पर जाएगा, और इसके बाद T वाला B चौथे पर जाएगा। हमसे पूछा है तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर A वाला जाएगा, मतलब पैरालिसिस, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। 5वें का ऑप्शन नंबर A। अगर A को आपने चूज किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलने से पहले देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का नया बैच जो आपका प्रारंभ है, इस बैच में आपको सबसे बेहतर विकल्प ये होगा कि एक कूपन की व्यवस्था की गई है दोस्तों, और इस कूपन को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और इसके बाद अगर आपको इस बैच को परचेज करना है तो आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा, इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर सुपर टेट का जो बैच स्टार्ट है, जो टेट वाले बच्चे हैं, जो टीचिंग वाले बच्चे हैं, वो बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और PDF मटेरियल के साथ इस बैच को आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर बताना है कि ऊपर दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताना है। त्रिभुजों की संख्या, तो ये भी लाइन यहाँ से यहाँ तक जो गई है, ये नीचे भी एक लाइन है। ठीक है, नीचे भी एक लाइन है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको मिस मत करिएगा भैया। ये भी नीचे भी एक लाइन है। ये इस प्रकार से त्रिभुज बनाया गया है। मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। बताइएगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी टोटल, और गलत नहीं होना चाहिए। और ये सब मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं, और अगर ये गलत हो गया तो फिर समझो बड़ी दुख की बात है।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा जल्दी से। आप सबको याद होगा कि मैंने बताया था कि एक वर्ग में यहाँ पर 8 त्रिभुज बनता है। 8 यहाँ बनेगा, 8 यहाँ बनेगा और 8 यहाँ बनेगा। ठीक है, याद है आप सभी को। मैंने कहा था कि अगर एक छोटा वर्ग हमारा बनता है कुछ इस प्रकार से है ये, इसमें इस प्रकार से इसमें है, तो इसमें 1 2 3 और 4, जो सबसे बड़ा अंक होता है उसी का डबल कर देते हैं, तो 4 दूना 8 बनता है। इसमें कितना 8 बनता है, तो 8 इसमें बनेगा, 8 इसमें बनेगा, 8 इसमें बनेगा। और इसके सिवा और भी कुछ बनता है। मैंने कहा था कि अगर कोई भी रेखा अगर दो वर्गों को जोड़ती है तो वहाँ 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है। यहाँ पर भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। और कौन कौन से बनेंगे, आज जो मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से बनेंगे। एक त्रिभुज यहाँ से देखो, ये बड़ा वाला, ध्यान से अगर देखें तो एक त्रिभुज यहाँ से बड़ा वाला यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बनेगा एक त्रिभुज ये, और इसमें भी यही हाल होगा। एक इधर से बनेगा तो एक इधर से बनेगा, ये वाला। तो 2 हो गए, ये वाले 2 क्लियर। इसमें देखो ये त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बड़ा वाला एक इधर से बनेगा और एक ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, तो 2 ये हो गए। तो 8 8 8 त्रिक 24 और 24 और प्लस 4 कितना बनेगा, 28 ट्रायंगल बनेगा। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को चूज किया होगा उनका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, 28 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो 28 आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसमें भी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपको बताना है। तो चलिए बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बोलो भैया, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में 36 हैं, 32 हैं, 24 हैं, 40 हैं। बोलिए जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप सबको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से बताइए सभी लोग। और अगर आप सबको याद होगा कि जब मैंने फिगर काउंटिंग आज सबको पढ़ाया था तो बहुत ही आराम से बहुत ही शानदार तरीके से ये सब प्रश्न मैं करा चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद है। अगर आपने बढ़िया से पढ़ा था तो इसका आंसर देख लेंगे। ये तो फिर अगर आप भूल गए हैं तो आप दोबारा जाकर फिगर काउंटिंग क्लास को एक बार फटाफट रिविजन कर लीजिएगा, जिससे आपके जो है काम आ जाए। तो आप सबको यहाँ पर बताना है कि त्रिभुजों की संख्या। तो ऑप्शन आप सबके आना शुरू हो जाने चाहिए अब तक, और काफ़ी बच्चों के आंसर आना शुरू हो भी चुके हैं। तो ए बी सी डी में अगर देखा जाए तो 36 32 24 और 40, 36 32 24 और 40। इसमें देखो, पहले इसमें अंदर देख लो पहले। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। तो 8 गुणे 2 कर दो, 8 गुणे 2 16, तो ये बनेगा। ठीक है, अब 16 ये बनेगा, 3 इसमें जाएगा, 3 इसमें जाएगा, 3 इसमें जाएगा, 3 इसमें जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 ये बनेगा। तो 16 और 12 कितना हो गया, 28 ट्रायंगल हो गया। कितना ट्रायंगल हो गया, 28 ट्रायंगल हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद और क्या बनेगा, तो यहाँ से ध्यान से देखो। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ये वाला ट्रायंगल अभी हमने काउंट नहीं किया, एक ये बनेगा और एक इधर बनेगा, तो 2 ये हो गए। ठीक है, इसमें भी बनेगा, तो इसमें 2 और जोड़ दो। ठीक है, इधर देखो इस वाले से एक बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक एक ये बनेगा, तो एक नीचे भी बनेगा, तो 2 और जोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ भी 2 बनेगा, यहाँ भी 2 बनेगा, एक इधर और एक इधर, तो 2 और जोड़ दो यहाँ पर। अब इधर भी तो बनेगा भाई, ये वाला एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, तो 2 और जोड़ दो यहाँ पर। तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 28 और प्लस 8 हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर 36 ट्रायंगल बनेंगे। और 36 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। अगर आपने 36 आंसर दिया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 36 ट्रायंगल बनेगा। 7वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 7वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपने ए दिया है तो आपका 1 नंबर जुड़ेगा। ठीक है, आइए चलते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। तो चलिए 8 का आंसर बताना है आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या जाएगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या जाएगा।
निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। 5, 18, क्वेश्चन मार्क, 174, 525 और 1578। ये सीरीज का प्रश्न है, दिमाग से करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो आपको समय लग सकता है। उतना भी टफ नहीं है और ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, तो इसको आप जो है 1 मिनट के अंदर इस प्रश्न को, सीरीज को और जल्दी भी कर सकते हो। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। तो बताइए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 5, 18, 174, 525, 1578 में से क्या होगा, ये आपको बताना है। बोलो भाई। तो यहां पर ध्यान से देखें तो अगर 5 से 18 में चलना है तो 5 में अगर 3 का गुणा करा दें और प्लस 3 करा दें तो 5 3 15, 3 18 आएगा। इसी प्रकार से 18 में अगर 3 का गुणा करा दें और प्लस 3 कर दें, ठीक है, 18 3 का 54 और 54 3 कितना होगा? 57। तो यहाँ 57 आएगा, ठीक है, 57। और 57 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। और जिन बच्चों ने 57 दिया है उनका जवाब बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा। और 57 में एक बार और चेक कर लो, 57 में 3 का गुणा करा दो, तो 57 में 3 का गुणा करा दो और 3 जोड़ दो, तो आगे पता चल जाएगा कि हम सही हैं कि नहीं। तो 57 गुणे 3 और प्लस 3 करा दिया तो 3 सते 21, 3 25 15, 2 17 और प्लस 3 तो 3 और 1 4, तो 174 मिलेगा। देखो मिल गया कि नहीं, अगली बारी सीरीज। तो गुणे 3 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 3 चल रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो 57 आएगा। और 57 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो 8वें का जो सही जवाब होगा वो डी वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, ये भी एक सीरीज का प्रश्न है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 का 27, 28, 37, 62, 111 और क्वेश्चन मार्क। बोलिए 27, 28, 37, 62, 111 और क्वेश्चन मार्क। बोलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या जाएगा? 164 जाएगा, 172 जाएगा, 192 जाएगा या 211 जाएगा? बोलिए जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से क्या आएगा आप सबको बताना है। तो देखो 27, 28, 37, 62 और 111। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 27 में 28 का अंतर 1 है और यहाँ पर कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है? 5 में 3 गया 2, 25 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है? 11 में 2 गया 9, 10 में 6 गया 4, 4 का अंतर है। अगला तो देखो अगर ध्यान से देखिए जो अंतर हमारा चल रहा है ये स्क्वायर में, 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो ये सम संख्या, ये विषम संख्या में स्क्वायर चल रहा है। किस में चल रहा है? विषम संख्या में। तो 1 2 3 2 5 2 7 और 2 कितना आएगा? 9। और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 81 111 में जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 8 और 1 9, 1 आएगा। तो 192 आएगा। और 192 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। और अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को हिट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बहुत से बच्चों ने आंसर नंबर सी दिया है लेकिन बहुत से बच्चों ने गलत भी किया है। तो यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो स्क्वायर में चल रही है। किस में चल रही है? स्क्वायर में चल रही है। तो 9 का जो आंसर आएगा वो 9 का सी हो जाएगा।
9 का सी। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में चलने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 में, तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि हिंदी की जो इंडिविजुअल क्लास जो है, हिंदी व्याकरण स्पेशल, जो नितिन सर के द्वारा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप सबको जो प्रोवाइड की जा रही है, अगर आपकी हिंदी बेहतर नहीं है तो हिंदी को बेहतर करने के लिए इस बैच के साथ जुड़कर आप सभी लोग अपनी हिंदी को और भी बेहतर बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? एक निश्चित कोड भाषा में प्लस गुणे का प्रतिनिधित्व करता है, डिवाइड प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, माइनस डिवाइड का प्रतिनिधित्व करता है और गुणा माइनस का प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है आप सभी को। तो क्या किया जा सकता है इसमें? देखो यहाँ पर माइनस आया है तो यहाँ पर 12 लिखा है, 12 माइनस कह रहा है कि प्लस गुणा का प्रतिनिधित्व करता है, डिवाइड प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, माइनस डिवाइड का प्रतिनिधित्व करता है। तो डिवाइड 9 हो जाएगा, क्लियर। और इसके बाद प्लस गुणे का प्रतिनिधित्व करता है, गुणे 3, और डिवाइड प्लस का प्रतिनिधित्व करता है तो प्लस 10, और गुणा माइनस का प्रतिनिधित्व करता है तो माइनस 5, ये होगा। चलो तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, ये आएगा। तो 4/3 गुणे 3 और प्लस 10 में 5 जाएगा 5, तो 3 से 3 खत्म, तो 4 और 5 कितना आएगा? 9 आएगा। और जिन बच्चों ने 9 बताया होगा ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 10वें का सी आएगा दोस्तों, ठीक है। 10वें का आंसर आपका सी जाएगा, क्लियर। तो चलिए, अर्थमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न था, गणितीय संकेतों का। इसको दूसरा नाम है सिंबल एंड नोटेशंस, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों को गिना जाए तो 200 हैं और यदि टांगों को गिना जाए तो 580 है। कबूतरों की संख्या बताइए। अब बताओ, अर्थमेटिकल रीजनिंग का प्रश्न है। अंकगणितीय तर्क शक्ति एक चैप्टर होता है, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो बताइए, एक चिड़ियाघर में, ये प्रश्न तो सब लोग परिचित होंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं ये सब। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। क्या है? खरगोश हैं और कबूतर हैं। अब चिड़ियाघर में कितना खरगोश है और कितना कबूतर है हमें नहीं पता। तो चलो एक काम करते हैं, मान लीजिए खरगोश की संख्या हमें नहीं पता कितनी है, तो मान लीजिए खरगोश की संख्या x है, ठीक है, और कबूतर की संख्या y है। कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। कबूतर की संख्या क्या है? y है, क्लियर। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, ठीक है। यदि सिरों की संख्या, अगर सिर की बात किया जाए तो खरगोश का सिर कितना होता है? 1, तो x हो जाएगा। और कबूतर का भी सिर कितना होता है? 1, मतलब खरगोश का भी सिर 1 और कबूतर के भी सिर 1। यदि सिरों को गिना जाए तो सिरों की संख्या कितनी? 200, मतलब x + y = 200, ठीक है। कुल मिलाकर 200 लोग हैं। भाई सिर तो सबका एक ही होता है ना, पैर जरूर अलग अलग हो सकते हैं। अब इसके बाद उसने बोला यदि टांगों को गिना जाए तो 580 हैं। तो पैरों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो पैरों की संख्या की बात करें तो खरगोश का पैर कितना होता है? 4, तो यहाँ 4 का गुणा करा देंगे, 4x प्लस, और कबूतर का पैर होता है 2, तो यहाँ 2y हो जाएगा, बराबर कितना है? 580 है। बराबर कितना है? 580 है। इतना क्लियर हुआ। अब ये समीकरण मान लो 1 है, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो, क्लियर। इतने हो गया।
अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 को आपस में हल करना पड़ेगा। तो समीकरण आपको जो है क्या करना है, 1 में 2 का गुणा कराना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करा दें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसे इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये कितना है 4x है, तो इसको यहीं पर लिख लो। तो 4x प्लस 2y बराबर है 580 के, ठीक है। अब इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 2 दूना 4, 400, ठीक है। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस और माइनस, तो प्लस का 2y और माइनस का 2y क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ पर 4x में 2x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा, और 2x बराबर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 180 आएगा। तो 2 नाम 18, तो x बराबर जो आएगा क्या आएगा, 90। x बराबर क्या आएगा, 90। x की वैल्यू 90 आई, तो खरगोश की संख्या कितनी है, 90 है। खरगोश की संख्या कितनी है, 90 है। अब इसके बाद हमसे किसकी संख्या पूछा है, कबूतरों की। तो कबूतरों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखना पड़ेगा 90। तो x की वैल्यू जब 90 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा, तो ये 200 में घट जाएगा। तो 200 में जब 90 को घटाएंगे तो बचेगा 110। तो कबूतरों की संख्या 110 आएगी, और 110 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। 110 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि टोटल 2 कितने थे, 200। तो अगर 200 ये है तो 110 ये हो गए, 90 ये हो गए, तो टोटल यहाँ पर 110 बच जाएगा। तो 11 का जो आंसर आएगा सी आएगा। अगर आप सभी ने सी आंसर दिया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 11 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, मिसिंग नंबर सीरीज का प्रश्न आ गया, तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। तो यहां पर 39 लाना है, तो इन छोटे अंकों में ऐसा क्या किया जाए कि 39 मिल जाए, इन छोटे अंकों में ऐसा क्या किया जाए कि 51 मिल जाए। जो इन दोनों में नियम लगेगा वही उसमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। बताओ भैया, तो इसको देखो 39 लाना है। अगर इसका आपस में गुणा करा दें तो 3 गुणे 3, ठीक है, और इधर आ जाओ प्लस 6 गुणे 5, 6 गुणे 5, क्लियर, 6 गुणे 5। तो 3 गुणे 3 कितना होगा, 9, 6 गुणे 5 कितना होगा, 30, तो 30 हो जाएगा। तो 30 और 9 कितना होगा, 39, और यही तो हमें चाहिए था, 39, ये मिल गया 39। ठीक, 39, क्लियर। इसमें भी यही काम कर लेते हैं, देखते हैं। तो 4 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 7, ठीक है, 4 चौको 16 और 5 सते 35, 6 5 11, 3 1 4 और 1 5, 51 मिल गया। वही काम यहाँ भी करेंगे। तो 3 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 5, तो 3 चौको 12 और प्लस 5 पचा 25, तो 5 2 7 2 1 3, 37। तो 37 आएगा, और 37 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो 12 का जो आंसर आएगा ए आएगा 37, ठीक है, 37। आइए चलते हैं 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है, उसका नीचे से स्थित क्या होगी, उसकी नीचे से स्थित क्या होगी आपको बताना है। तिहत्तर बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है। मान लो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या 23 है, यहाँ पर प्रश्न दिया है कुल बच्चों की संख्या क्या है, 23 है, 73, ठीक है। इसमें अनुज का प्रारंभ ऊपर से, मतलब प्रारंभ से अनुज कौन से नंबर पर है, 23वें नंबर पर, तो उसका नीचे से स्थित पूछ रहा है, तो अनुज के नीचे से। तो आप सबको याद होगा कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो होता है प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और -1, होता है कि नहीं होता है। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 73, प्रारंभ से स्थान कितना है 23, अंत से मान लिया x और -1, तो 23 में 1 घटा दो, तो x बराबर हो जाएगा 73 - 22, 3 में 2 गया 1 और 7 में 2 गया 5, 51 आएगा। 7 में 2 गया 5, 51, और 51 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में।
अगर आप सबने ऑप्शन नंबर डी किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का डी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ताला, दरवाजा, चाबी, स्विच खोलना और कमरा, इस तार्किक क्रम को व्यवस्थित कीजिए। बताइए, तार्किक क्रम को व्यवस्थित करके बताइए कि सर क्या आएगा। आ गया सभी का? चलिए, तो ताला, दरवाजा, चाबी, स्विच खोलना और कमरा, बोलो भैया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे पास चाबी होनी चाहिए। ठीक है, अगर चाबी होगी तभी ताला खुलेगा। ताला खोलेंगे तो क्या करेंगे, दरवाज़ा खुलेगा। दरवाज़ा जैसे खोलेंगे वैसे क्या करेंगे, वैसे क्या करेंगे बताइए, वैसे हम कमरे में जाएंगे। पहले क्या करेंगे, कमरे में जाएंगे, और कमरे में जाने के बाद क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, स्विच ऑन करके 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4, ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले चाबी होगी, चाबी होगी ताला खुलेगा, ताला खुलेगा तो फिर दरवाज़ा ओपन करेंगे, और दरवाज़ा खुलने के बाद कमरे में जाएंगे, कमरे में जाने के बाद लाइट जलाएंगे, मतलब स्विच ऑन करेंगे। यही प्रोसेस होता है, यही आप सब रोज़ करते हो, इसलिए 14 का क्या होगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, ऐसे कितने शिक्षित लोग हैं जो नियोजित हैं, बताइए जल्दी से। ऐसे कितने शिक्षित लोग हैं जो नियोजित हैं, मतलब शिक्षित लोग भी हों और नियोजित भी हों, उनको पिछड़े से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिक्षित और नियोजित होना चाहिए। बोलो भाई, ऐसे कितने शिक्षित लोग हैं जो नियोजित हैं। मैंने क्या कहा कि उनको पिछड़े लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शिक्षित और नियोजित, कितने शिक्षित लोग हैं और जो नियोजित हैं। तो शिक्षित दर्शाता है त्रिभुज को, ठीक है, और नियोजित दर्शाता है सर्कल को। तो त्रिभुज और सर्कल में जितना कॉमन होगा एरिया, वही होंगे शिक्षित और नियोजित लोगों की संख्या 6। देखो 6 लोग तो पिछड़े लोग भी हैं, लेकिन उसको पिछड़े से प्रॉब्लम नहीं थी। तो 6 और 6 12, तो 12 लोग ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं और नियोजित भी हैं। ठीक है, तो 12 लोग ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं और नियोजित भी हैं। तो 15 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, 15 का ए सही हो जाएगा। आइए 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है, 26 ने कला तथा दोनों कला और संगीत दोनों लिया है। कक्षा में कितने छात्रों ने ना संगीत और ना ही कला लिया है, बताइए। ये भी वेन डायग्राम का ही प्रश्न है। इससे पहले वाला भी वेन डायग्राम का प्रश्न था और ये वाला भी वेन डायग्राम का ही प्रश्न है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा। बन गया। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है और 26 ने कला। तो 2 लोग हैं भैया, एक कला वाले हैं और एक संगीत वाले हैं। 2 डायग्राम बना दो, संगीत और कला। ठीक है, ध्यान से समझना। करा कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है, 26 ने कला तथा 2 ने कला और संगीत दोनों लिया है। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कला और संगीत दोनों लिया है। 18 लोग ऐसे थे जिन्होंने कला कक्षा में संगीत लिया था और 26 ने कला लिया था।
18 में से 2 ऑलरेडी लेकर रखे हैं तो बचेगा 16, 26 में 2 लोग ऑलरेडी कला पढ़ रहे हैं तो बचेगा कितना 24। बच गया कि नहीं बच गया। तो कह रहा है संगीत दोनों लिया, कक्षा में कितने छात्रों ने संगीत और ना कला लिया है, तो देखो कितने लिया है, तो 24 और 16 कितना होगा, 6 4 10, 2 1 3 और 1 4 ना, तो कितना हो जाएगा 42। टोटल है 50, 50 में 42 घटा दो, 42 घटा दें कितना बचेगा 8। 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने संगीत लिया है और ना कला लिया है, क्योंकि 24 16 40 और 40 और 2 42, 50 में 42 लोग संगीत और कला में से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर आपको ये देखना था तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब कितने लोगों ने जो है 50 में 42 थे, 42 घटा दिया, 8 लोग ऐसे हैं जो ना संगीत पर ले रखे हैं और ना ही कला ले रखे हैं। तो 16 का आंसर कौन सा जाएगा, 16 का आंसर जाएगा बी वाला। ठीक है, आइए आगे बढ़ने से पहले आप सबको सामने एक चीज़ आ गई है, और ये आप सबको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो सिलेक्शन वाली बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये बैच आपको जो है प्रोवाइड कराती है 500 से अधिक रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और प्लस में साथ में PDF स्टडी मटेरियल। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आप सब और भी बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात, पेट 2022 का जो हिंदी व्याकरण का बैच स्पेशल पेट के लिए स्टार्ट किया गया है, उसमें अब मात्र जो है 249 रुपये में आप हिंदी को पढ़ सकते हैं, और ये 80+ लक्ष्य निर्धारित करने का जो टारगेट होना चाहिए पेट का, उसमें से आपके 42 लाख फॉर्म भरे गए हैं। आपको पता है 15 से 16 अक्टूबर को एग्जाम है, और पद प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी आती है, 100 आती है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, पेट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। वेन डायग्राम का प्रश्न, 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं, 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, और 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो बताइए कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं, कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं। तीन सब्जेक्ट हैं तो 3 डायग्राम बना लो। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी। 30 छात्रों की एक कक्षा में टोटल 30 ही छात्र हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 15 छात्र मराठी बोलते हैं, 15 छात्र मराठी बोलते हैं, 17 हिंदी बोलते हैं, 17 हिंदी बोलते हैं, बाहर लिख देता हूँ, 13 अंग्रेजी बोलते हैं, 13 क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। करा इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, और 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का प्रश्न होगा और बढ़िया प्रश्न होगा, इसको सावधानी से करेंगे तभी आंसर आएगा। प्रश्न ने कहा है कि देखो 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम बना लेंगे कि 6 छात्र ऐसे हैं जो केवल क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। फिर आगे प्रश्न ने क्या कहा है कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी, प्रश्न ने कहा कि 2 और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, तो 2 छात्र ऐसे हैं कि हिंदी बोल सकते हैं। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, है ना। प्रश्न ने कहा है कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं ना, और इनमें से 2 क्या कर सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है,
आगे अगर बढ़ेंगे, फिर आगे प्रश्न ने क्या कहा, 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, ठीक है। 6 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, उसने कहा था कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी, तो 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी, तो 2 ऑलरेडी हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद मराठी और हिंदी की बात कर लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इनमें से 2 छात्र हिंदी भी बोल सकते हैं, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 6 छात्र केवल क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6, और यहाँ पर कितना बचेगा, 4, ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे। हमसे पूछा क्या है, कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं, आपको बताना है कि कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं। तो केवल मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो केवल मराठी बोलने वालों की संख्या 4 हो जाएगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग जल्दी से। कह रहा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के सेट को सबसे बेहतर प्रदर्शित करता है, जो दिए गए वर्गों के सेट को सबसे बेहतर प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, माताएं, महिलाएं और डॉक्टर को सबसे बेहतर तरीके से कौन प्रदर्शित करेगा। माताएं, महिलाएं और डॉक्टर को सबसे बेहतर तरीके से कौन प्रदर्शित करेगा। माताएं, महिलाएं और डॉक्टर को सबसे बेहतर तरीके से ए प्रदर्शित करेगा, बी करेगा, सी करेगा या डी करेगा। बोलो जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। माताएं और महिलाओं का अगर रिलेशन बनाए तो क्या रिलेशन बनेगा। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी माताएं हैं वो सारी की सारी क्या हैं, महिलाएं हैं, ठीक है। दुनिया में जितनी भी माताएं हैं वो सारी की सारी क्या है, महिलाएं। हम ये नहीं कह सकते कि सारी महिलाएं माताएं हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। सारी माताएं जरूर महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो माताएं हैं। अब माता का डॉक्टर से क्या रिलेशन बनेगा, क्या कुछ माता ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो किसी न किसी के माता हैं, ये भी बात सही है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर ऐसी हैं जो महिलाएं हैं, इसका कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा सम का। और ऐसा डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। अगर आपने डी को चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप सबने डी को चूज किया है तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए और बताइए किसका आंसर क्या आएगा। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो कल से 2 दिन पहले का दिन क्या था, बताइए। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, आंसर बताइए जल्दी से। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, आपको बताना कि आंसर क्या आएगा। बन गया आंसर सभी का। देखो प्रश्न कह रहा है कि यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, यदि कल के बाद का दिन, तो मान लो आज की पहले बात करेंगे हम सब। ये मान लो आज है, ठीक है, और कल के बाद, आज और कल, ठीक है, आज और कल, ये हुआ प्रश्न के अकॉर्डिंग। आज और कल के बाद मतलब अगला दिन, कल के बाद का दिन गुरुवार है, तो ये वाला जो दिन होगा, ये वाला, ये कौन सा दिन होगा, गुरुवार, थर्सडे होगा। ये वाला दिन क्या है, थर्सडे। तो कह रहा है कल से 2 दिन पहले, तो पहले की बात करता है तो आज और कल, तो कल से 2 दिन पहले, तो 1 और 2, ठीक है। तो कल से 2 दिन पहले, तो कल से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले यह दिन क्या था, कौन सा दिन रहा होगा। तो 1 2 3 4 5, तो थर्सडे से आपको 5 दिन पीछे जाना है, 5 दिन पीछे जाना है, या तो फिर थर्सडे से 2 दिन आगे चले जाओ। तो थर्सडे से 2 दिन आगे चले जाओ कि फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद क्या आएगा,
सैटरडे। तो उत्तर में सैटरडे आएगा। उत्तर में क्या आएगा? सैटरडे। अगर आपने सैटरडे को चूज किया है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 10वें का आपका डी वाला आएगा, ठीक है, सॉरी 19 का डी, 19 का डी सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था? बहुत बढ़िया, डेट पूछ रहा है। बताइए कि 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार था, सोमवार था, मंगलवार था, शनिवार था? बताइए कि 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था? आप सबको बताना है इसका आंसर। और ये आपका जो फाइन टुडे आपको दिन ज्ञात करने से रिलेटेड प्रश्न है। तो बताइए कि 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिवस था या दिन था? आंसर बताना है। तो 4 जुलाई 1776 की बात करें तो चलो निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखें तो 1776 लिखा हुआ है। 4 जुलाई 1776, यहाँ शताब्दी निकालेंगे। शताब्दी है 1700, तो 1600 में 0 और 1700 मतलब 100 में कितना होता है? 500 में 5 ऑड डेज होते हैं। इसके बाद वर्ष जो भी होगा एक कम करके लिखेंगे। यहाँ पर लीप ईयर की संख्या निकालेंगे तो कितने लीप ईयर आएंगे? तो 4 × 9 4, 3 7, 4 × 8 32, 4 9 36, 18 × 4 72, 8 और 5 13, 7 1 8 और 1 9 7, तो 7 × 9 7, 2, 7 3 21, 2 ऑड डेज। तो यहाँ 2 ऑड डेज आए। अब इसके बाद महीनों की संख्या, शताब्दी का 5 और वर्ष, ये क्या था? ये वर्ष था। वर्षों की ऑड डेज संख्या कितनी निकाली? 2। अब इसके बाद माह की बात करते हैं। तो माह की अगर बात करेंगे तो माह की ऑड डेज की संख्या हमको अलग से निकालना पड़ेगा। जनवरी 3, फरवरी में 0 क्योंकि साधारण वर्ष होगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, फिर आएगा मार्च, अप्रैल, मई और जून, और जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। जुलाई में कितना है? 4, कैंसिल कर लो भैया। तो 4 और 3 7, 3 2 5 2 7, फाइनली हमारे पास 3 ऑड डेज बचा, ठीक है। तो 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1 या 5 यहाँ, तो 5 ऑड डेज यहाँ पर आए थे, 2 यहाँ पर आए थे और 3 वहाँ पर। 5 3 8 2 10, तो 10/7 कितना बचेगा? 7/10 3 बचेगा, 3। और 3 किसका कोड होता है? सोम, मंगल, बुध का। देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 4 3 7, 3 2 5 2 7 3, 5 3 8, 5 2 7 3 10, 10/7 3, बुधवार। कुछ तो गड़बड़ है। पता है क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि 76 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो यहाँ ऑड डेज की संख्या आएगी 1, यही गड़बड़ है। तो यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 4, 5 4 9 2 11, 11/7 4, और 4 किसका कोड होता है? थर्सडे का। 4 किसका कोड होता है? थर्सडे का। और थर्सडे कहाँ? ये ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। वहाँ पर गड़बड़ हो रहा था क्योंकि 76 एक लीप ईयर है और मैंने इसको जनरल ईयर मान लिया था, ठीक है, इसीलिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 20 का ए, ठीक है, 20 का ए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अब इस प्रश्न को बताइए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। x + y का अर्थ है x y की पुत्री है, x - y का अर्थ है x y का पिता है, और x × y का अर्थ है x y का पुत्र है, और x / y का अर्थ है x y की पत्नी है। तो P निम्नलिखित अभिव्यक्ति में L की जननी है का संबंध स्थापित करने के लिए प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा?
पी निम्नलिखित अभिव्यक्ति में एल की जननी। इसका मतलब ये कह रहा है कि किस अभिव्यक्ति में किसका अभिव्यक्ति स्थापित कर दे कि पी माँ बन जाए एल की। जननी का मतलब होता है माता, तो पी निम्नलिखित अभिव्यक्ति में एल की जननी है का संबंध स्थापित करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर माइनस रखेंगे, प्लस रखेंगे, डिवाइड रखेंगे या प्लस और गुणा दोनों रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। अब देखो L प्लस एन है, तो L प्लस एन है तो प्लस का मतलब क्या है कि x y की पुत्री है, तो x अगर y की पुत्री है तो L पुत्री है n की, तो L पुत्री है n की। ठीक है, ये हुआ x प्लस y का अर्थ है कि x y की पुत्री है, तो x y की पुत्री है तो L पुत्री है n की। अब माइनस का मतलब देखो x माइनस y का अर्थ है कि x y का पिता है, तो n पिता है m का, n पिता है किसका, m का, तो n पिता है m का। क्लियर हुआ, n पिता है m का। ठीक है, n क्या है, पिता है m का। तो अगर n पिता है m का तो यहाँ पर पिता है तो m का जेंडर क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर p को जननी बनाना है, p जननी है किसकी, l की, तो p जननी है l की, तो जननी कब बनेगी, जब n की पत्नी बनेगी p। तो यहाँ पर पत्नी कौन बनाएगा, तो यहाँ पर पत्नी कौन बनाएगा दोस्तों, बताओ जल्दी से, यहाँ पत्नी कौन बनाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो m के ऊपर जाएंगे। ठीक है, m के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखो प्लस का मतलब क्या है, x y की पुत्री है, तो x जो है y की पुत्री है, इसका मतलब ये हुआ प्लस का मतलब x y की पुत्री है, तो m पुत्री है, m पुत्री है p की, तो m पुत्री है p की, तो अगर m पुत्री है p की तो m जो है पुत्री n की भी हो जाएगी। तो अगर ये p की पुत्री है तो p की पुत्री है, तो m के पिताजी तो n थे ऑलरेडी, तो इसका मतलब p को क्या बनाना पड़ेगा, माता, तो ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो अब यहाँ से देखो तो क्या जो है निम्नलिखित में किस अभिव्यक्ति का अर्थ है कि p जननी है l की, तो बताओ p l की माता हो गई कि नहीं। अगर p m की माता है तो l की भी तो माता होगी, तो इस प्रकार से प्लस साइन आएगा। अब गुणे का भी यूज देख लेते हैं, गुणे का भी यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पर n क्या था, पिता था किसका, l का, l क्या थी, पुत्री, m क्या थी, बहन। अब गुणे का मतलब देखो x y की पुत्री है, तो x y की पुत्री है तो m पुत्री है p की, तो m पुत्री है किसकी, p की। अगर ये पुत्री है तो ये पुरुष था तो इनको इसकी भी पुत्री इसकी भी पुत्री, तो दोनों से आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी से दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आप सबने डी को चूज किया है तो बहुत ही शानदार प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को मैं यही ब्रेक करूंगा और इसके बाद आपकी जो है दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं आप सबसे एक नए क्लास के साथ। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन आज के लेवल के अच्छा होगा, क्योंकि जो लेवल हमारा था वीडियो का यूपीएसआई का था, इसलिए मुझे उस लेवल के क्वेश्चन लेकर आप सबके सामने आना था। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, थैंक यू आप सभी को, और जय हिंद और वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से कल अपने टाइम पर। थैंक यू।